अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं आज के दिल्ली में चुनाव की चर्चा है। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं मेरे 5 साल, एक तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है पावर में आने की, और बीजेपी की कोशिश है 21 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई जाए। ऐसे माहौल में आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो गायक हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, राजनीति में हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। प्लीज वेलकम मनोज तिवारी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार, कमेंटेटर राजगोपालन। और इससे पहले कि आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज राजगोपालन जी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू किया जाए। तो इससे पहले कि मैं इल्जाम लगाऊं, सवाल पूछूं मनोज तिवारी से, एक नजर डालेंगे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के करियर पर। मनोज तिवारी बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मनोज तिवारी की एक और पहचान है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार के तौर पर। भोजपुरी में मनोज तिवारी अपनी पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला से हिट हो गए थे। एक्टिंग से पहले मनोज तिवारी ने एक सिंगर के रूप में बड़ी सफलता। अमाद जी, मर्द नंबर 1, भोजपुरिया डॉन, धरती कहे पुकार के जैसी फिल्में शामिल हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में मनोज तिवारी की लीडरशिप में पार्टी ने कॉरपोरेशन के चुनाव जीते। पिछले लोकसभा चुनाव में सारी की सारी 7 सीटें जीती। अब मनोज तिवारी के सामने चुनौती है बीजेपी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव जिताने की। आपकी अदालत में मनोज तिवारी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मनोज तिवारी पर। आपकी अदालत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर आरोप है कि ये राजनीति में मिसफिट हैं। मनोज जी, दिल्ली में चुनाव का माहौल है और केजरीवाल से जब भी पूछा जाता है मनोज तिवारी के बारे में, वो कहते हैं हाँ वो अच्छा गाते हैं, अच्छा नाचते भी हैं, लेकिन राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जीवन में कई फेज आए हैं। मैं एक गांव में बड़े ही अभाव का जीवन भी देखा हूँ, और मैं एक गायक के रूप में अपने पिताजी की जो वंशानुगत हमको मिली, उसके बल पे हमने फोक को आगे बढ़ाया, फिर सिनेमा में गया, और जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला है मैंने लोगों को कुछ न कुछ देने की ही कोशिश की है। मुझे गर्व है कि मैं कम से कम 4 लाख परिवार को भोजपुरी सिनेमा से उनको रोजगार दिया हूँ। इसका मुझे गर्व है भाई साहब। और राजनीति में मिसफिट होना तो पीछे जब मैं अध्यक्ष बना था, मैं दूसरी बार सांसद हूँ। पहली बार 2014 में मैं लड़ा, 1,44,000 से जीता, और 5 साल बाद मैंने खूब मेहनत की। लोग कहते थे मनोज तिवारी भाग जाएगा, ये तो ठहरेगा नहीं, तो सिनेमा का हीरो है, सीरियस नहीं है। तब भी कहा गया मिसफिट है। मैंने कहा नहीं, मैं जो काम करता हूँ पूरे मैं जुनून से करता हूँ, और मैंने दोबारा 3,68,000 से हम जीत करके वापस सांसद बन के बैठे हुए हैं। तो
मैं फिट हूं क्योंकि राजनीति में जितने आरोप प्रत्यारोप होंगे मैं उनको बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूं, इसलिए मैं फिट हूं। लेकिन आपकी पहचान तो है वो तो गाने से बनी, वरना गांव में भैंस चरा रहे होते आप। मुझे तो गर्व है कि मैं भैंस भी चलाया, ट्रैक्टर भी चलाया, कटिया हो रही थी तो मैं उनको खाना लेके गया भी, जो नाश्ता दिया जाता है, और उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी करी, उसके साथ मैं स्पोर्ट्स में भी रहा। मैं जहां भी रहा हूं। अब ये भी मुझे पता चला कि घर वालों ने बीएचयू भेजा था पढ़ने के लिए, वहां क्रिकेट खेलने में लग गए। हम तो आज भी कहते हैं लोगों को कि इंटरनेट पे क्रिकेट खेलने से बढ़िया, इंटरनेट पे फुटबॉल खेलने से बढ़िया हम ग्राउंड में चलें। तभी तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम फिट तो इंडिया फिट हम तब से कर रहे थे। तो स्पोर्ट्स में होना अच्छी बात है। मैं टीचर हूं, मैं ट्रेन टीचर हूं, मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूं। आप ट्रेनिंग तो आपने ली टीचर की, लेकिन मुझे पता चला कि बीएचयू से ट्रेनिंग लेने के बाद, पढ़ने के बाद 6 साल तक नौकरी नहीं मिली। हाँ, नौकरी नहीं मिल रही थी, ये तो बात सही है। वो एक समय था जबकि वो बिना सोर्स पैरवी के नौकरी मिलती नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड पड़ा हुआ था मैं ट्रेन टीचर होने के बाद भी। लेकिन मैंने अपने हुनर को पहचाना ना। जब मैं गांव में रामलीला होती थी, मैं उसमें एक्टिंग करता था, तो उस दिन ज़्यादा लोग आते थे। तो मैं आज भी अपने पूरे दिल्ली के और देश के सभी युवाओं से बोलूँगा, यहाँ भी जो बैठे हैं, कि अपने हुनर को पहचान लो। दुनिया में आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये तो मैंने देखा कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष होने के बाद भी आप रामलीला में आज भी एक्टिंग करने चले जाते हैं। हाँ, मैं करता हूँ। मैंने पीछे केवट किया, फिर मैंने एक में अंगद किया। तो कई लोग कहते हैं अरे भाई तुम, अब हमको तो लोग कहते हैं गाना भी मत गाया करो। हमको लोग कहते हैं, लोग ये क्या हुआ, अरे अब आप नेता हो। हम तो गाते गाते यहाँ तक आए हैं ना, तो गाना कैसे छोड़े। हमारे गानों को जितना सुनेंगे मेरा परिचय मिलेगा। रामलीला इसलिए करता हूं कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूं रामलीला को। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपको राम की मर्यादा, सीता का त्याग, इससे कुछ सीखना है, रावण के अहंकार से कुछ सीखना है, तो ये केवल किताबों से नहीं मिलेगा। इसको रामलीला को सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत समय से 1553 में न रामचरितमानस लिखा गया। रामलीला और रामचरितमानस तो ठीक है, लेकिन आप गाने क्या गाते हैं? बेबी बियर पी के नाचने लगी छम छम छम। हाँ देखिए, गायक जो होता है, गायक हमेशा अपना ही गाना नहीं गाता। गायक एक कंपनी गवाती है गाना, उसको फिल्म मिलती है, गाना मिलता है, तो उसका प्लेबैक सिंगर का एक फर्ज है कि वो गाना गाएगा। और एक व्यंग है, मैंने किया था, गाया था, लेकिन मैंने ये भी तो गाया था कि बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई हो के चाहे हो पठान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। मैंने ये भी गाया, मैंने ये भी गाना गाया था। आपने ये भी गाया था, पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा और झूठे हम फंस गए गोरी के प्यार में। तो ये तो देखिए, ये बात, ये भी एक एक्सपीरियंस है जो किसी ने हमको गीत दिया, हमने गाया। तो प्यार मोहब्बत तो दुनिया में हमेशा रहा है और हमेशा रहना भी चाहिए। उसमें कहीं प्यार में सीख भी मिलती है, तो मैंने वही सीख जो मिली थी उसको गाया था। लेकिन मैंने तो ये भी गाया था ना कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई, ढेर नहीं खे दीन अब तो उहो जुग आई, शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई। मैंने कहा था बेटियों को बचाओ, वरना एक दिन हम नौकरी के लिए लाइन में हैं, कल शादी के लिए लाइन में लगनी पड़ेगी। मैंने बेटी मुझे क्या पता था नरेंद्र मोदी जैसा एक बेटा, एक सपूत इस देश का, एक संतान इस देश की, वो प्रधानमंत्री बनेगी और कहेगी मनोज
मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू कर दिया है। हमें इसका गर्व है। रजत भैया, मैंने जितने गाने गाए हैं, मैंने गाना गाया था खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, तो कुछ लोग मुझे कहे भाई तुमको मार देंगे आतंकवादी। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे क्या पता था एक दिन मैं ऐसे नरेंद्र मोदी का साथी बनूंगा कि हम हमेशा सहेंगे नहीं। दुनिया भर की साजिशों को ये विश्व नकारने वाला है, ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारने वाला है। ये भी हमको देखना था, हमें इस बात का गर्व हुआ था। लेकिन आपने ये भी तो गाया ना कि आरा ही लेला छपरा ही लेला। हाँ, ये गाना है, आरा हिले बलिया हिले छपरा ही लेला हो। अब ये देखिए, जिसको जैसे समझना है, लोग समझते हैं कि आरा जिला बलिया जिला ऐसे, इसका एक बड़ा एक आध्यात्मिक महत्व भी है। आप एक लाइन है, चरैवेती, चलते रहो हिलते रहो ठहरो मत, ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, चलायमान रहो। ये गाने का थीम है और मैंने उसको गाया। लेकिन मैंने इसके साथ साथ ये भी तो गाया कि असिए से के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता। मैंने बेरोजगारी के दर्द को भी देखा है। मैंने ये भी गाया है, दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, नौकरी ना मिलल मनु चाट भइले बाबूजी। मैंने हर उस दर्द को गाया है रजत भाई। अब ये बात है कि जिसकी जैसी पसंद है वो गाना सुन लेता है। मेरी वो पसंद तो नहीं है मेरी, लेकिन नहीं, आपकी ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो पसंद होती है वो सुनते रहते हैं। उनको तो आपका वो गाना अच्छा लगता है कि रिंकिया के पापा। अब आप देखिए, मैं बड़ा प्राउड हूं, मैं बहुत प्राउड हूं कि मैं रिंकिया का पापा हूं। मैं एक बेटी का बाप बनना चाहता था, बेटी का बाप हूं। मैं रिंकी का, पिंकी का, ट्विंकल का, टिंकी का, ऐसी सारी बेटियों का मैं पिता जैसा कहलाना मुझे गर्व फील होता है। अगर उनको लगता है कि बेटी का बाप होना कहीं से अभिशाप है, तो ये अरविंद केजरीवाल की सोच होगी। मनोज तिवारी को गर्व है इस पे। लेकिन उनकी पसंद का गाना भी सुना दीजिए, जब बाकी सुना दिए वो भी देख रहे होंगे आपका शो। नहीं, उनके लिए मैं बराबर मैं कहता था कि जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जिसे जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, लादेन का चक्कर मत पालो, ऐ संसद वालों दुनिया को हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो, अंतिम बिगुल बजा डालो, अंतिम बिगुल बजा डालो। सीएए पे भ्रम मत डालो, मैं ये गाता रहता हूं। सीएए पर भ्रम मत डालो, सड़कों को मत रण क्षेत्र बनाओ, मत ऐसे लोगों को भ्रमाओ, मत सड़कों पे हिंसा फैलाओ। ये भी बात है। उनको सुनना हो तो सुन लेंगे, और नहीं सुनेंगे तो एक महीना बाद कहीं जंगल में सुनते रहेंगे। लेकिन अब जो चुनाव का वक्त है, आपको तो बीजेपी की कथा कहनी है। अब तो मैं कहता हूं सर, मेरा मन जब भी निकलता हूं तो मेरा मन गुनगुनाता रहता है कि ये मेरी दिल्ली को क्या हो गया, ये मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। जहरीला कैसे हवा हो गया, जहरीला पानी क्यों कहर बन गया, यमुना के किनारे सूनी राहें क्यों हुई है, क्यों बच्चों के चेहरे पे पड़ा मास्क है,
मिलके तो बैठो ये बड़ा टास्क है। ये दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। मैं भैया ना, ये मैं अभी जो गा रहा हूं ना, लिखा हुआ नहीं हूं, और आप छोड़ दोगे ना तो मैं 10 मिनट गाऊंगा, क्योंकि ये दर्द का राग है। अस्पताल बंद होने लगे हैं, यहां पे 5 लाख बच्चे फेल हो गए, फेल कर दिए गए 9वीं क्लास में, क्योंकि 10वीं में आएंगे तो 10वीं का रिजल्ट खराब हो जाएगा। 500 स्कूल कहे एक स्कूल नहीं बना, 20 कॉलेज कहे एक कॉलेज नहीं बना, तो फिर दिल्ली को किसकी नजर लगी। इसलिए मैं आज यही गुनगुना रहा हूं, और ये गुनगुनाहट ही हमारा संकल्प है, जिसको हम नरेंद्र मोदी जी के उस इमेज के साथ कि नरेंद्र मोदी बीजेपी जो कहते हैं वो करते हैं, हम दिल्ली को समझाने में लगे हैं। और हमने जब 2017 में भी आपने बुलाया था, तब भी मैंने कहा भैया मैं समझा लूँगा, आज भी कह के जा रहा हूँ, हम दिल्ली को समझा रहे हैं और समझाने में सफल हो जाएंगे, मेरा विश्वास। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि ये दिल्ली बीजेपी को एक चेहरा नहीं दे पाए। मनोज जी, दिल्ली में बीजेपी की बारात बिना दूल्हे के है। इलेक्शन सामने है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यही नहीं पता। जितनी तेजी से इस सवाल का जवाब मांगा जा रहा है, और खास तौर से उन लोगों के द्वारा जो पिछले 5 साल से यहां शासन कर रहे थे, ये सवाल की बार बार जो बौखलाहट, ये तो बता रही है कि बीजेपी का बनने वाला है। अब फेस कौन होगा ये भी कुछ दिन में पता चल जाएगा। वैसे देखिए, रणनीति की बात होती है। अब देखिए, बहुत कंफ्यूजन है। ये एक होर्डिंग नए साल के मौके पर देखा 2020 पे, इसमें लिखा है बीजेपी के 7 मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को नए साल की बधाई। इसमें सारे एमपीज के नाम लिखे हैं, मनोज तिवारी जी, हर्षवर्धन जी, विजेंद्र गुप्ता जी, जो एमपी नहीं है उनके भी नाम लिखे हैं। अब देखिए, ये आम आदमी पार्टी ने होर्डिंग लगाए। अरे भैया, आप ये बताओ ना, इतना बड़ा होर्डिंग में खर्चा भी हुआ होगा। उस पे लिखते कि आपने 5 साल में दिल्ली के प्रति परिवार कितना फायदा करवाया, ये तो आप लिख ही नहीं रहे हैं। जो 5 साल शासन कर ले उसको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, या इसी तरह के उल्टा पुल्टा सवालों में जाना चाहिए। लेकिन आप इतने साल से बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, आपको किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए था। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अब से कुछ समय बाद इसका कुछ फैसला ले, लेकिन तो अब जनता की अदालत में बैठने कर ही दीजिए फैसला। देखिए, हमारा फैसला भी ये है कि मनोज तिवारी की अध्यक्षता में और हमारे विश्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की बदौलत हम दिल्ली में लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दिल्ली में डबल इंजन लगा दीजिए। जैसे आपने केंद्र में मोदी जी को बिठाया है, वैसे दिल्ली में एक 5 साल के लिए बीजेपी को रखिए, ताकि दोनों इंजन एक दिशा में चलें और ब्लेम गेम का सारा आरोप ही समाप्त हो जाए। अब देखिए, चिंता की बात नहीं है कि हर चुनाव जीतने के लिए मोदी जी पर निर्भर रहते हैं। नहीं, मोदी जी पे निर्भर नहीं है, लेकिन मोदी जी जहां हमारे केंद्र में आने के बाद हम काम तो बताएंगे ना। यहां कहा गया घर घर पानी आएगा, आज घर घर पानी की स्थिति बीमारी है। वो पानी के नाम पे कोई ऐसा दिल्ली में घर नहीं जिस घर में आरओ न लगा हो। कोई ऐसा झुग्गी में भी जाइए तो लोग पानी खरीद के पीते हैं। लेकिन कैसा माहौल बनाया कि पानी फ्री है। अगर वो पानी जो फ्री है, जो 20,000 लीटर, वो क्या हम पी सकते हैं? मैंने अरविंद भाई को बोला, चलो ना एक जगह पियो ना। तो अपना गाड़ी में अपना टोटी लेके आ गए, अपना टंकी लेके आ गए। हमारा इशूज है यहाँ का, घर घर नल से शुद्ध जल देना है। हमें एयर पोल्यूशन को 70% घटाना है। हमें ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक करते हुए 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाना है। हमें यमुना जी पे रिवर फ्रंट बनाना है, ताकि हर व्यक्ति दिल्ली का और
एनसीआर का, वो गाड़ी में बैठे या रिक्शा में बैठे, टैक्सी में बैठे, एक अपने साइकिल लेके अपने बच्चे को लेकर के यमुना जी पे आए, और जितने नाले गिर रहे, नालों की अलग नहर हो, यमुना जी का कल कल छल छल एक पानी, ऐसा हम करके देने वाले हैं। हमारा ये विजन है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में लोग आग से ना मरे। कितने लोग आग से जल के मर गए रजत लेकिन सर। अब केजरीवाल तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी जी क्या पीएम छोड़ के सीएम तो नहीं बनने वाले हैं? मोदी जी तो पीएम हैं और पीएम वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं उसका तो हम गिनाएंगे ना कि देखो हम आने के बाद बीजेपी का कल्चर क्या है। जैसे आज हमने 60,000 गाड़ियों को दिल्ली से अलग कर दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी रोड, NH24 पे जाइए, हमने 14 महीने में सड़क को बनाया। जो जाते हैं वो फील करते होंगे। हम लोगों ने अपने, आज एयरपोर्ट आप भी जाते होंगे, धौला कुआं की जो फ्लाईओवर जो जाम लगता था हमने बनाया। हम लोगों ने किस तरह से इस दिल्ली में, अभी आपने पता नहीं भारत वंदना पार्क का मॉड्यूल देखा कि नहीं सर, एक ऐसा द्वारका में अभी अमित शाह जी ने शिलान्यास किया। हम जिस तरह से दिल्ली में साइकिल से चलने के लिए सारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं सरकार में ना रहते हुए, और हमने जैसे 40 लाख घरों को मालिकाना हक दे दिया रजत सर, जहां इसको तो दिल्ली में बताने के लिए मोदी जी का ही नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने ही किया है। जब दिल्ली में हम आ जाएंगे तो बीजेपी जो करके दिखाएगी वो एक बार मौका तो दिया जाए दिखाने के लिए। आज मोदी जी को तो दुनिया एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रही है, और आप उनको दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में फंसाए हुए हैं। नहीं 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 भैया, ऐसे नहीं देखना चाहिए। हमारे पार्टी के वो शीर्ष नेता हैं और केंद्र में हमारी सरकार है, तो जो भी भाजपा मोदी सरकार द्वारा किया गया काम तो मोदी जी का नाम आएगा। और उसी आधार पे हमने आज पूरे देश में 13 करोड़ घरों में अपने टॉयलेट बना दिए। अब मोदी जी का नाम नहीं आएगा तो किसका आएगा? हमने 2.25 करोड़ बेघर को घर दे दिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दी गई, नाम तो मोदी जी का आएगा। हमने इस देश के 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार को 5 लाख आयुष्मान योजना का फ्री इलाज का दिया, दिल्ली में उसको रोक दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं भैया, मालूम है। दिल्ली में 2 योजना अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इसलिए रोक दिया कि मोदी का नाम हो जाएगा। मैंने उनसे बार बार कहा, गरीबों का काम मत रोको, ये सोच के कर दो कि गरीबों का काम हो जाएगा। दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा मालिकाना अवैध अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देना, 15 साल से इस पे राजनीति हो रही थी। जो घर थे उस घर को तोड़ना था। घर अपने मेहनत से बनाया था, 30 लाख लगा, 40 लाख लगा, 10 लाख लगा, और वो घर टूटने के लिए रजिस्टर में बुक थे। हमने वो पूरी रजिस्टर ही जला दी, क्योंकि अब कोई उस घर को तोड़ना तो दूर रजत भाई साहब, अब उस पे उनको 20, 25, 50 लाख का लोन भी मिल जाएगा, और हमने रजिस्ट्री भी शुरू कर दी। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब तक उसका लैंड यूज चेंज नहीं होगा तब तक रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं था कि अरविंद केजरीवाल पढ़े हैं कैसे फर्जी सर्टिफिकेट दिखा दिए। क्या है भैया, हमने तो लोकसभा से पास किया नहीं इसको, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करते तो इनको मालिकाना हक होता नहीं, इसलिए उसमें लैंड यूज की जरूरत ही मैं खत्म कर दी हम लोगों ने। उसमें लेआउट बनाने की जरूरत ही खत्म कर दी। अरे भैया, लेआउट बनता कैसे जब उसमें जगह ही नहीं है पार्क बनाने की, तो कहां से लेआउट बनता? तो हम लोगों ने जो उसके प्री कंडीशन थे उसको कानून में खत्म कर दिया। हमको लगता है अरविंद केजरीवाल जी आजकल पढ़ते कम हैं, गढ़ते ज्यादा हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम मनोज तिवारी। आपकी अदालत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर आरोप है कि दिल्ली के चुनाव में इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप इतनी बातें तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन किस इशू पर चुनाव लड़ रहे हैं यही नहीं पता। उनके पास कोई इशू नहीं है। उनके पास अगर कोई इशू होता तो जो आप पीछे आपने एक दिखाया पोस्टर, उस पे अपना काम लिखते। हमारे पास इशू है और हम
इशू को ऑलरेडी हमने कुछ तो आपको बता दिया, लेकिन हमारा अगले 5 साल हम किसी निगेटिविटी में जाना ही नहीं चाहते। नहीं, आपने बताया क्या क्या आप करना चाहते करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बताया उन्होंने 5 साल में क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली, सस्ता पानी दे दिया, बहुत सारी चीजें मुफ्त में दे दी, तो लोग तो उन्हें वोट देंगे। मैंने उनसे स्पष्ट कहा है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने पिछले 5 साल में क्या क्या किया है? आपने दिल्ली के एक परिवार को या एक बहन को आपने क्या बेनिफिट दिया है? प्लीज आप बताइए। हम अगले 5 साल में उससे मिनिमम 5 गुना बेनिफिट दिल्ली को देंगे, वरना मनोज तिवारी राजनीति से अलग हो जाएगा, चला जाएगा। देखिए, उन्होंने दिल्ली की जनता के बिजली और पानी के बिल तो कम कर दिए। हम यही तो पूछना चाहते हैं कि आपने बिजली के बिल जो कम किए उससे प्रति परिवार कितना फायदा हुआ, यही तो नहीं बता रहे हैं वो। अब सपोज करिए, मैं आप लोगों के सामने ही बोल रहा हूं, आप कहोगे हमने 200 यूनिट फ्री कर दिया, कितने महीने? 3 महीने, अभी 3 महीना पूरा होगा जनवरी में। तो मैंने पूछा 200 यूनिट फ्री करने से कितना बचा? तो किसी ने कहा 600, 700, 500, हमने कहा 800। 3 महीने का 2400, 5 साल का 2400। करेक्ट सर? 3 महीने का 2400, 5 साल का 2400। तो हम तो पहले ही 2015 में वादा किया था कि हम 30% बिजली का भार कम करेंगे। तो अगर 60 महीने में 60,000 भी अगर 200 यूनिट के लोगों को बिल आता है, तो हम तो 20,000 कम करने का वादा किए थे। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो और बिजली सस्ती कर देंगे? और नहीं, मेरे को गलत नहीं समझिएगा, क्योंकि मैं बड़ी सावधानी से बोल रहा हूं। बिजली का रेट की बात नहीं कर रहे हैं। बिजली का जितना भी रेट करेंगे तो प्रति परिवार फायदा होगा ना। तो 5 साल में जितना फायदा होना चाहिए वो फायदा तो आपने 2400 रुपया दिया है, हम तो इस 20,000 22,000 करने वाले हैं फायदा। हम बेनिफिट, सब्सिडी जो भी होगी तो बेनिफिट में आएगा ना भैया। तो तुमने आपने बस कर दिया 3 महीने के लिए फ्री, एक बहन को 300 रुपया एक महीने में बच गया, आपने 900 किया। 5 साल में आपने एक बहन को 900 रुपया का फायदा दिया। बीजेपी 900 रुपया फायदा करेगी? हाँ, एक बार हम तो यही बोल रहे हैं कि आपने 5 साल में कितना किया, ये पूछते ही वो पतली गली में घुस जाते हैं। देखिए, केजरीवाल यही तो कह रहे हैं कि अगर आपको वाकई में सस्ता करना है, सब्सिडी देनी है बिजली में, पानी में, तो किसी एक बीजेपी रूल स्टेट में करके दिखाइए। मेरे यहां पे जितने लोग देख रहे हैं आपकी अदालत, हरियाणा में जो किसानों की बिजली का रेट है उसका 12 गुना ज्यादा दिल्ली के किसान पे कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के किसानों का बिजली कॉमर्शियल कर दिया आपने। हमारे यहां व्यापारियों के दुकानों का जो बिजली का रेट है उससे 2.5 गुना ज्यादा दिल्ली में रेट है। 2.5 गुना भाई साहब, 2.5 गुना, क्योंकि यहां कॉमर्शियल बिजली का रेट 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो जवाब दो। नहीं, लेकिन जो घर में जिसको बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के बिल तो कम हुए ना, बिजली का, पानी का। पानी मुफ्त में, पानी मुफ्त में आप बताइए ना, कि हम तो वही पूछ रहे हैं कि पानी मुफ्त दे के आपने कितने लोगों का फायदा किया, वो बता ही नहीं रहे हैं। और आप देखिए, पानी के मुद्दे पे थोड़ा डिफरेंट बात भी करनी होगी। पहले जल बोर्ड को 600 करोड़ का फायदा होता था, आज जल बोर्ड को 168 करोड़ का घाटा हो रहा है। टोटल घाटा कितना हुआ? 800 करोड़। 800 करोड़ का घाटा। आज जल बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जहां नाली टूट जा रही है, गटर का पानी मिक्स होने लग रहा है, उसको बनाने का पैसा नहीं है, इसलिए हर गली में लोग काला पानी बोतल में लेके त्राही त्राही कर रहे हैं। सर, क्या यही फ्री वाटर है? क्या दिल्ली में लोग, गरीब लोग पानी खरीद के नहीं पी रहे हैं? हर महीने 10 रियलिटी चेक कर लिया। अब वो तो कह रहे हैं कि लोग का पहले घर में आरओ लगाते थे, अब आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे पूछ लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी का घर ऐसा है जिसके घर में आरओ नहीं हो या पानी खरीद के नहीं आता हो? एक आदमी हमको बता दे, ये कैसा फ्री है साहब? हम आपको, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं
कि हम दिल्ली को नल से शुद्ध जल, जिसमें आरओ नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो हम देंगे। और ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये वादा है, और इसके लिए हम टाइम भी फ्रेम किए हुए हैं, 3.5 years। लेकिन केजरीवाल के दावे देखिए, हम तो रोज अखबारों में पढ़ते हैं, वो टीवी पर आकर भी कहते हैं कि उन्होंने कितने काम किए और अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए उन्होंने पूरे दिल्ली में। ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट में है। एडवर्टीजमेंट में होना और ग्राउंड पे होने में अंतर है। इसलिए मैं आज ही आपसे इस आपकी अदालत में पूछ के जा रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी हमको कह दें कि हमने पूरे 60 महीना लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री किया है, तो मनोज तिवारी चुनाव से निकल जाएगा। अगर वो कह दें कि 60 महीना वो बहनों को बस में फ्री कराए हैं, वो कहते हैं मैं भैया दूज में बहनों का भाई हूं, हम कह रहे भैया दूज तो 2015 में भी आया था, भैया दूज तो 2016 में भी आया था, ये केवल 2019 वाले में ही भाई क्यों बन रहे हो? फिर तब मेरे मन में आया कि ये चुनावी भाई है, अरविंद केजरीवाल जी ये चुनावी भाई हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 3.5 साल तो काम ही नहीं कर दे उनको एलजी ने। बहुत अच्छी बात आपने कही, जब काम ही नहीं करने दिया तो कैसे अच्छे बीते 5 साल। ये बड़ा सवाल है कि आप तो यही कहते रहे कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, धरने पे बैठे रहे, और धरना तो छोड़िए पसरना पे आ गए। एलजी साहब के घर में देखे थे आप लोग ना, 10 दिन जाके ऐसे, और अपने अकेले मार चपाचप पूड़ी खा रहे और उनके अगल बगल सब देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ये 2 लाइन कैसे हो सकती है? या तो आपका अच्छा बीता होगा या तो आपका अच्छा नहीं बीता होगा। तो आपने कह दिया अच्छे बीते 5 साल। मैं यही कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने उनको बिल्कुल नहीं रोका, एलजी ने बिल्कुल नहीं रोका, इनका मन ही नहीं था। ये कर सकते थे हर निदान पर करना नहीं चाहते थे, ये हर सकते थे हर बाधा पर हरना नहीं चाहते थे। आज उनका यही लाइन मैं आपकी अदालत में बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि अच्छे बीते 5 साल, यही लाइन उनके लिए उनके सारे चरित्र को बता देगा दिल्ली को कि भैया यही अच्छा था, तो अब अच्छा हम लोगों को नहीं चाहिए। अब जो लोग यहाँ बैठे हैं, लोग सवाल जो पूछना चाहते हैं, इनसे मौका देते हैं सवाल का। तिवारी से एक ही प्रश्न है मेरा कि आने वाले चुनाव में आप अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 2014-15 का आपको डर सता रहा है क्या कि अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया तो फिर हम सत्ता में नहीं आएंगे? क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। ये पार्टी की अपनी अपनी एक नीति होती है, और अभी मनोज तिवारी की अध्यक्षता में और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के आधार पे हम आपसे वोट मांग रहे हैं। प्लीज भाजपा को जिताएं, ऐसा। यहाँ कर दीजिए। बीजेपी ने केंद्र सरकार में बहुत अच्छा काम करा, ये आप दावा करते हैं। केजरीवाल जी दावा करते हैं उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम करा, और दोनों की बात को जनता स्वीकार करती है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर ना करें और जिस तरीके से और प्रदेशों में आप सत्ता लूज कर गए हैं, इस तरीके से दिल्ली में भी लूज कर जाएं। ना ऐसा मत और हमें दिक्कत हो, हम सबको दिक्कत हो। ऐसा हम बड़ी विनम्रता से यही कह रहे हैं कि बहुत हो चुका है दिल्ली का नुकसान। एक 5 साल आइए बीजेपी के साथ करते हैं समाधान, और हम बहुत फोकस्ड हैं। हम दिल्ली के हर क्षेत्र में दिल्ली को खुशहाल दिल्ली बना कर रहेंगे। हम किसी को आपस में बांटने वाले नहीं। हम किसी को एक कम्युनिटी को भड़का के हिंसा फैलवा दो, एक कम्युनिटी को भड़का करके वो लड़ाई करा दो, हम इस विश्वास में नहीं हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे जी,
लेकिन जो जामा मस्जिद में हमने देखा, सर जो जामिया मिलिया में हमने देखा, सर जो सीलमपुर में हमने देखा, समाज तो बटा हुआ दिख रहा है। नहीं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि ये आप ही लड़वा रहे हैं वोट लेने के लिए। आप देखिए CAA के ऊपर जैसा एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने ओखला में जहर भरा, लोगों को, निर्दोष लोगों को सड़क पे दौड़ा दिया, निर्दोष लोगों की बसों को आग लगवाना शुरू कर दिए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग ऊपर से वीडियो बना रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, धाड़ 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 पत्थर मारे जा रहे हैं, लोग घरों में घुस के लूटपाट मचा रहे हैं। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की पूरी परमिशन दी और आंखों के सामने जो स्थिति आई, आग लगने लगी। अब आप बताइए, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उनका एक विधायक आग लगाता है जहरीला भाषण देके, दूसरा डिप्टी CM जो पुलिस आग बुझा रही है उसको ट्वीट करते हैं, मैं नाम लेना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया जी, कि देखो पुलिस आग लगा रही है। वो तो थैंक गॉड वो बस मिल गई और बस बचा ली गई। उसके बाद भी ये लोग इस तरह का भ्रम फैलाने में आज भी कैसे शाहीन बाग में लोगों को भ्रम फैला के सड़कों पे 1 महीने से बिठाए हुए हैं। आज हम ये जान रहे हैं कि हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों को, कुछ मुस्लिम बच्चों को, कुछ छात्रों को इन लोगों ने भ्रम में डाल करके भड़काया है और हम उसको बड़े तरीके से डील करना चाहते हैं क्योंकि वो भ्रम में आए हुए लोग हैं। अगर लेकिन वो भड़का रहे हैं तो आप समझा दीजिए। हम समझा रहे हैं सर, हमने समझाया सर। हमारे रजत भाई साहब हमारे घर पे कम से कम अलग अलग तरह से 4000 मुस्लिम भाई बहन आए हैं और वो समझ रहे हैं, अब वो समझ गए हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा कि देश में रोजगार की समस्या है, देश में इकोनॉमी की समस्या, अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में नहीं है, ऐसे वक्त में ये सब लाने की क्या जरूरत थी? CAA से किसी को प्रॉब्लम क्या है? 2014 तक जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक भारत में आए प्रताड़ित होके, उनको हमने नागरिकता दी है और तीसरी बार नागरिकता दी गई है। कांग्रेस ने भी नागरिकता दी है, सबने नागरिकता दी है। हमने नागरिकता दे दी जिनकी बहु बेटियों की इज्जत खतरे में थे, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई किसी को? मणिशंकर अय्यर ने तो कहा कि इस मुद्दे पर आग जलाई है और ये जलती रहनी चाहिए 4.5 साल तक। हाँ, उनका पूरा लाइन कहिए। मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाके कहते हैं, अरे आप समझते नहीं हो, ये आग हम लगाए रहेंगे तभी 5 साल बाद हम मोदी को हटाएंगे। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि जैसे आप यहाँ CM बनेंगे दिल्ली में, तो केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री किया है बिजली, तो आप कितनी करेंगे अगर बन गए तो? एक तो हम लेडीज़ों के लिए ज़्यादा जरूरी है, हम इससे थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करने वाले। थैंक यू। हमारी लाइन को याद रखिएगा सर। वाजपेयी जी, आपके 200 यूनिट जो फ्री किया गया है केजरीवाल की तरफ से, तो सर मेरा सवाल यह है कि ऑलरेडी कई फैमिलीज के 0 बिल आते हैं 200 यूनिट फ्री करने पे, तो आप अगर इससे और कम करेंगे तो 0 से कम क्या देंगे सर? नहीं, हम अगर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे मैं रिपीट कर देती हूँ सर। नहीं, मैं आप इससे पहले सुन लीजिए। हमने एक 400 बिल लेकर के हम बैठे जिसका कि 50 यूनिट पर भी 350 का बिल आया हुआ है। ये तो सिर्फ चुनावी योजना है, इसलिए हमने आपको स्पष्ट बताया है कि हमको 200 यूनिट और 50 यूनिट में मत ले जाइए। हम अगले 5 साल में इससे ज्यादा बेनिफिट जनता को देने वाले हैं और हम दिए हैं, हमने तो दिए हैं साहब। हमने तो 13 करोड़ घरों में टॉयलेट फ्री बना के दिए कि नहीं दिए? हमने लोगों के 9.5 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन फ्री दिए कि नहीं दिए? हम लोगों ने 2.5 करोड़ लोगों को फ्री में बेघर को घर दिए कि नहीं दिए? मनोज तिवारी जी, लेकिन दिल्ली की जनता के मन में ये इंप्रेशन है, अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन गई, हाँ, तो ये जो सब्सिडी दी है केजरीवाल ने बिजली पर, पानी पर, ये आप वापस ले लेंगे? नो, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस। हम जो भी चीज हुआ होगा
हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करने वाले। ये लाइन जानिए। सर रिंकिया के पापा की बात तो हो गई, पर आपने सुनाया नहीं। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा हो जाए सर, रिंकिया के पापा। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देल रिंकिया के, ही हंस देल रिंकिया के। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनका भी ना नाम लिए ले कुछो ना कहाला, नाम लेके कहेली कि चाय दो जरा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं सोच रहा हूँ इसमें जो थप्पड़ की बात की गई वो केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा था उसकी बात तो नहीं है? अब मैं भी डरता हूँ आजकल ये गाना गाने में, क्योंकि जब चुनाव आता है तो पीछे 2 चुनाव में से तो धपाधप लगवा दिए, यही गाना चलने लगा उसमें। बट हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी पार्टी, हम सभी, हम देश के एक एक नागरिक को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम सबको, हम कहीं नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जिद से, अपने गुंडागर्दी से लोगों का नुकसान करे। इसका जबरदस्त विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और आगे इसका असर आपको दिखेगा सर। ये तो आपने अच्छी बात बताई कि राजनीति में आज के लिए जो तोड़फोड़ हिंसा हो रही है इसके आप खिलाफ है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि ये दिखावे की सियासत करते हैं। मनोज जी, केजरीवाल जी कहते हैं कि ये 5 साल के अगर करियर देखें जी मनोज तिवारी का तो बहुत ड्रामे किए हैं। ये रात के वक्त जाके झुग्गी झोपड़ियों में सो जाते थे, दिखाने के लिए कि हम कितनी हमदर्दी रखते हैं उन लोगों से। ये ड्रामा ज़्यादा था, काम कम था। झुग्गी के लोगों के साथ 14 घंटे बिताना, उसमें रात भी शामिल हो, एक दिन अरविंद केजरीवाल जी बिता के दिखाएं। ड्रामे के लिए ही सही, बिताएं तो। मैंने 23 शाम और सुबह तक, मुझे पता है जब मैं वहाँ जाता था, रहता था, तो रात में 2-2:30 बजे कुछ लोग कैमरे लेके जाते थे कि सही में सोया है कि भाग गया। मैं जिस दुनिया से आया था तो मुझे जरूरी था कि मैं झुग्गी में रहने वाले लोगों का दर्द समझूं। तभी तो जाके हमने जहां झुग्गी वहीं मकान शुरू किया। सुबह उठ करके 4 किलोमीटर दूर जाके लोग टॉयलेट में खड़े होते हैं। उस जिंदगी का कौन कल्पना करेगा? जिसके घर में टॉयलेट ना हो वो कल्पना करे। और रात्रि समय में अगर किसी को नित्य क्रिया हुई तो कैसे जाता था, कैसे जाता है? तब जाके हमने प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को ये बात कही, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को ये बात बताई। और मुझे बहुत प्राउड है नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली पे, अमित शाह जी जिस तरह से चीज़ों को लेते हैं उस पे, कि चुनाव से पहले ही जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां एक घर के अंदर टॉयलेट भी होगा, गैस का कनेक्शन भी होगा, पानी का टोटी भी होगा, और उस घर में वो रहेगा जो अब तक झुग्गियों में रहता था, जिसकी वहां झुग्गी होती थी। हमने, अब अरविंद केजरीवाल को लगता है ये शो ऑफ है। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा पार्ट वही है रजत भाई साहब, जब मैं 31 दिसंबर 2016 को पहली बार मैंने गैस गोदाम झुग्गी से शुरुआत की थी। और आज दिल्ली की जितनी झुग्गियों में मैं रह चुका हूं वो भी, और वहां के जो दूसरे जगह के लोग हैं आज मेरे साथ पूरे दमखम से खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं उनका दर्द समझ सकता हूं तो दिल्ली में सबका दर्द समझ सकता हूं। एक और शो ऑफ ड्रामा उन्होंने बताया, जो आपने सीलिंग तोड़ी थी। उन्होंने कहा कि अगर सीलिंग तोड़नी थी तो एक जगह की क्यों तोड़ी, पूरी दिल्ली की तोड़ते। आप सबको पता है ना कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के पहले एक बार उन्होंने बिजली का इलीगल तार जोड़ा था।
याद है किसी को ना? मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूं कि जब दिल्ली में सीलिंग हो रही थी तो क्या आप तो जनता के हितैषी थे? मनोज तिवारी तो अभी विपक्ष में है, आप तो मुख्यमंत्री थे, आपने लोगों के समस्याओं के लिए लड़ाई लड़के आप मुख्यमंत्री बने। मनोज तिवारी से पहले तो आपको आकर के सीलिंग तोड़नी चाहिए थी। हमने सीलिंग नहीं तोड़ा, हमने इलीगल सीलिंग तोड़ी, हमने पिक एंड चूज हो रहा था उसको तोड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों का, उनके रूल्स का उल्लंघन हो रहा था, तब मैंने तोड़ा रजत भाई साहब। और मैं आज आपको बताऊं, कल भी कहीं गलत हो गए तो मैं उसका विरोध करने के लिए तैयार हूं। मुझे 5 दिन जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। कई लोग बोले कि तुम चुनाव ही नहीं लड़ सकते हो। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं से साहस आया ना। जब मैं जनता के कार्य के लिए जेल जाने से डर जाऊं तो ये तो बहुत कायरता है। अरविंद डरे हैं। पूरे दिल्ली के सीलिंग जिनकी हुई है उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप कभी अरविंद केजरीवाल से पूछिए ना, उन्होंने आपकी हो रही सीलिंग में क्या किया? मैंने सीलिंग तोड़ी, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, मैं उनके लिए जेल जाने को भी तैयार हुआ और आगे भी होगा तो ऐसा काम करूंगा। लेकिन आप तो देख रहे हो ना कि अरविंद केजरीवाल अब बदल गए हैं। अब वो धरने पर नहीं बैठते, अब वो मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। वो बहुत कुछ उनके खिलाफ करते हैं। पहले बोलते थे, अब करते हैं। अगर वो मोदी जी के खिलाफ नहीं होते तो मोदी जी का 5 लाख फ्री इलाज का योजना क्यों रोकते दिल्ली में? अगर वो मोदी जी के खिलाफ नहीं होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर, आप भी देखे होंगे भाई साहब, जब जमुना जी में बाढ़ आता है तो सड़कों पे टेंट देखें आप लोग, वो टेंट में कौन लोग रहने वाले आते हैं? बेघर हैं। और आज मैं एक जानकारी देना चाहता हूं सर, पिछले 1 साल में सड़कों पे या तो ठंड से या गर्मी से मरने वालों की संख्या 3623 है। 3623 लोग सड़कों पे मर गए, अनआइडेंटिफाइड। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका घर नहीं था। 3623 लोग मर गए और आप प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लागू कर रहे हो। ये काम होता है सर? ये नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट है सर? पहले बोलते थे, गाली देते थे, अब वो क्या करते हैं? अब उन्होंने एक, हमारे यहां एक शब्द है गिरगिटिया बिहेवियर। तो वो क्या होता है ना, वो समय समय पे रंग बदल लेते हैं। विरोध कल वो अपशब्दों से करते थे, आज नरेंद्र मोदी का काम रोक करके किए, इसीलिए वो गलियों में नहीं आते हैं। लेकिन 3623 लोगों की मौत बेघर होने के कारण, मैं समझता हूं जब आज जज साहब अपना कुछ फैसला देंगे तो उसको जरूर सोचेंगे कि 3623 लोग सड़कों पे बेघर मर गए। अभी 1 जनवरी से 10 जनवरी तक 90 लोग मरे हैं ठंड से। ये दिल्ली में होना चाहिए मेरे भाई बहन। लेकिन अब केंद्र में आपकी सरकार है, आप, दिल्ली तो आपके अंडर है। काम बंटे हुए हैं ना, यही तो दिल्ली सरकार के काम है। हमारा काम था NH-24 बनाना, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी बनाना, हमने बना दिया। हमने हमारे क्षेत्र में, चलिए आज सिग्नेचर ब्रिज हमने बना दिया। हमने 5 साल के अंदर एलिवेटेड रोड बनाने का काम शुरू कर दिया। 4,500 करोड़ का शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर लगभग बन के तैयार हो जाएगा। कोई हमारे शास्त्री पार्क के तरफ का रहने वाला होगा, कोई दर्शक आया होगा तो आप, काम चल रहा है ना। मैंने आमरण अनशन पे बैठा, थैंक यू। उसके बाद सीलमपुर ब्रिज आता है, सीलमपुर ब्रिज डबल हो रहा है बहन जी। और अब हम अगले 2 महीने में ना वहां किसी को ट्रैफिक में रुकने नहीं देंगे, जबकि उनको पूछिए 1.5 घंटा लगता है। सर, दिल्ली मीरठ हाईवे के क्यों बोल गया आपने? दिल्ली मीरठ हाईवे एकदम निजामुद्दीन से एकदम नरेंद्र मोदी ने अच्छा करके दिखाया। आपने क्यों बोल रहे नहीं उसको? जज साहब, थैंक यू जज साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो भी थैंक यू सर। देखिए जज साहब को भी याद है सर, और वो उसी रास्ते से आते जाते होंगे सर। तो आप पूछना चाहते हैं? हाँ,
जैसे कि हम देख रहे हैं एनआरसी और सीए के वजह से इतनी भागदौड़ चल रही है, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, तो आपको लगता है इसके बावजूद भी आपकी सरकार आ पाएगी? ये जो CAA के साथ साथ NRC जोड़ते हैं ना, यही साजिश है। NRC तो कुछ है ही नहीं अभी, NRC तो कुछ आया ही नहीं अभी, NRC का कोई ड्राफ्ट भी नहीं सोचा गया अभी, और CAA के साथ ऐसे ही डराने के लिए सिर्फ NRC जोड़े हुए हैं, बिल्कुल NRC नहीं है अभी। और बहुत इस टाइम सीरियस मूड बन गया है, पॉलिटिक्स बहुत हो गई, तो आप एक गाना सुना दीजिए, बिहार के लाला वाला। बहुत फेमस सॉन्ग है वो आपका, अच्छा भी बहुत है। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साल, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया, भाई अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया 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 भैया। मनोज जी, अब सब तरह के इल्ज़ाम आप पर लगाए, हमने दिल्ली के बारे में, देश की राजनीति के बारे में, सीए के बारे में आपसे पूछा, आपने हर सवाल का खुल के जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज राजगोपालन के फैसले का। रजत शर्मा साहब का कठोर जवाब का मनोज तिवारी साहब ने अच्छा जवाब दिया गाने के रूप में। 623 लोग मरने के लिए जवाब देना चाहिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उसको भी है। नरेंद्र मोदी का प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा दिया है, लेकिन मिस्टर मनोज तिवारी ने 1-2 में फेल हो गया, उसको बराबर करने के लिए एक दूसरा और गाना चाहिए। एक मशहूर गाना जो भी आप पसंद करते हैं मनोज तिवारी साहब के ऊपर एक जुर्माना है, नया गाना गाइए। आजकल एक गाना मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तलवारों पे सर वार दिया, अब वारों से क्या डरना है, दिल्ली के बच्चों संग मिलके एक नए सफर पे चलना है, तेरी मिट्टी में मर जाऊं, है धरती कुछ कर जाऊं, ये मेरे मन की है आरज़ू। ताली बजा दो। इससे अच्छी लाइन तो कुछ नहीं हो सकती ना। आप सब लोगों ने कहा, बहुत जज साहब, मैंने आपका गीत, आपके कहने से मैंने गीत गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है, यकीन है कि मनोज तिवारी इसी तरह से दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे, अपने गानों से, अपनी एक्टिंग से दुनिया भर को एंटरटेन करते रहेंगे। आज का मुकदमा यह खत्म करते हैं, अगले हफ्ते आपकी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।